आज मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज था, जिसका रिजल्ट लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो वो हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। लेकिन यहाँ हम लोग बिना गॉस लॉ यूज़ किए हुए मीन्स कूलॉम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। So we have to find the electric field due to a line charge without using Gauss law। तो अगर Gauss law नहीं यूज़ करते हैं तो आखिर कौन से लॉ से के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास एक लॉ बच जाता है कूलॉम्स लॉ। तो गॉस लॉ के थ्रू हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग कूलॉम्स लॉ के थ्रू निकालना सीखेंगे। सपोज हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस लाइन चार्ज के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पे है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस पे एक एलिमेंट काटते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट हमने काटा यहाँ, और एक छोटा सा एलिमेंट इस बाइसेक्टर के इस साइड भी काटा यहाँ पे। तो जब पूरा चार्ज Q होगा तो ये छोटा सा एलिमेंटल चार्ज हम लोग dQ मान सकते हैं। तो यहाँ भी चार्ज क्या हो गया? dQ हो गया। और जो हमने एलिमेंट काटा वो मान लिया हमने कि x एक्सिस पे वो कितना लेंथ है, तो x लेंथ पे काटा। तो x लेंथ पे है और ये थोड़ा सा एलिमेंट का थिकनेस है, तो x थोड़ा सा इंक्रीज करेगा तो dx हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी वही काम किए हैं। x लेंथ पे हमने एलिमेंट काटा और ये x थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो जो हमने एलिमेंट काटा उसका थिकनेस कितना है? dx। जो हमने एलिमेंट काटा उसका चार्ज कितना मान लिया हमने? dq। हमने q क्यों नहीं माना? q इसलिए नहीं माना क्योंकि q तो टोटल चार्ज होगा इस पूरे वायर का। तो एक एलिमेंट चार्ज लेते हैं हम लोग, एक एलिमेंटल चार्ज लेते हैं, तो वो dq हो जाएगा। और चार्ज डेंसिटी हमें पता है, मान लिया गया चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब इस p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके लिए हमारे पास हमने यहाँ एक एलिमेंट काटा है और एक यहाँ एलिमेंट काटा है। ये dq है, तो dq चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट को क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq के कारण इस पॉइंट पे किधर होगा? तो रिपल्सन, सीधा ऐसे हम लोग रिपेल करा देंगे इसको इस तरफ। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया? तो इस चार्ज ने दिया। ठीक है, अब इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी हो गई ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली ये dq चार्ज भी इस पॉइंट को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां तो हम लोग टेस्ट चार्ज के रूप में पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड dE होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों फील्ड सेम है या डिफरेंट? तो ये दोनों फील्ड सेम है, dE और dE। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ भी जो हमने एलिमेंट काटा उसका चार्ज dQ है और यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है और यहाँ भी चार्ज वही है। तो दोनों सेम फील्ड क्रिएट करेगा, यानी दोनों का फील्ड dE हमने माना। अब हम लोग मानते हैं कि ये, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये लेंथ x है, ये लेंथ x है और ये कॉमन साइड r है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस एंगल और इस एंगल को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, थीटा और थीटा। तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल, ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। इस लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाए और यहाँ से एक एक्स एक्सिस बनाए और ये वाई एक्सिस हो गया। तो dE का दो कंपोनेंट होगा, dE का इस तरफ होगा dE cos थीटा, इस तरफ होगा dE sin थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट होगा, इस तरफ होगा dE cos थीटा, इस तरफ होगा dE sin थीटा। तो dE cos थीटा दो बार आया इसलिए ये बन गया 2dE cos थीटा, और dE sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दे विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज इक्वल वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल ईच अदर, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फील्ड आ रहा है दैट इज व्हाट? 2dE cos थीटा। ये 2dE cos थीटा ही हमारा टोटल फील्ड है। तो रिजल्टेंट फील्ड हमने क्या लिखा? 2dE cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर।
तो चूंकि यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंटल लिया है यानी डीई इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, तो डीई इक्वल्स टू हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर यानी चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, तो चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई 2 DE कॉस थीटा है, जैसा कि यहां दिख रहा है आप लोग को 2 DE कॉस थीटा। तो ये 2 DE कॉस थीटा इन दोनों एलिमेंटल चार्ज के कारण है, लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे लाइन चार्ज के कारण कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने 2 DE कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया, जिसमें से 2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर चला जाता है। अब हमारे पास बचा DE कॉस थीटा। अब DE को इस फॉर्मूले से हम लोग रिजॉल्व करेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने लिखा के डी क्यू, और डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे, यानी आर जो है ये वाला आर नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला आर तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या है, तो होल स्क्वायर है, तो हमने यहां इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कहां से कहां तक, तो चार्ज से लेकर पॉइंट तक के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना था, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, उसका हमने होल स्क्वायर कर डाला, और ऊपर के क्यू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो के और क्यू के जगह हमने चूंकि एलिमेंटल चार्ज लिया है डी क्यू, इसलिए डी क्यू लिया। ओके, अब किसकी बारी है, तो कॉस थीटा की बारी है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा के लिए ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो। कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस बाई हाइपोटेनस मींस आर बाई अंडर रूट इतना, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए 2 तो पहले से ऑलरेडी बाहर था, के भी बाहर चला जाएगा और आर भी बाहर चला जाएगा, ऊपर बचेगा डी क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट यहां से हट जाएगा, सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, यहाँ पावर में 1, यहाँ पावर में हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो ऊपर बच गया डी क्यू और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 वेरिएबल है, एक x भी वेरिएबल है, x बढ़ता जाएगा बहुत दूर तक चला जाएगा, और dq भी वेरिएबल है, dq बहुत सारा चार्जेस है इसमें, तो dq भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो एक साथ 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x को q में कन्वर्ट कर दें, या तो q को x में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है लैम्डा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो कितना चार्ज है, dq चार्ज हमने माना है, कितने लेंथ पे माना है, तो dx लेंथ पे माना है, तो लैम्डा हो जाएगा dq बाई dx, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। अब हम लोग dq के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, तो लैम्डा इंटू dx। यानी देखो हमने क्या किया कि dq को किस में कन्वर्ट कर दिया, x में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी चार्ज को हमने पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है। अब x का इंटीग्रेशन करना है, तो x को इंटीग्रेट करने के लिए अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सबसे पहले देखो लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर जाएगा, तो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी ये हमारे पास इक्वेशन है, रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू 2kr, के बाहर चला गया, r भी बाहर चला गया था, dq के जगह हमने लिख दिया लैम्डा dx, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब हमें इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो ट्रायंगल है उसको हम लोग बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। ट्रायंगल में हमारा ये साइड r था और ये साइड x है, तो tan थीटा आप यूज करो, तो tan थीटा हो जाएगा x बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r tan थीटा। यानी अगर हम x का वैल्यू r tan थीटा यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ dx भी है, अब ये dx का वैल्यू कैसे हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों तरफ हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे देखो यहाँ x बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा थीटा का वैल्यू भी वैसे वैसे यहाँ आप आगे बढ़ाते जाओ, तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा। अगर एलिमेंट आप यहाँ काटते तो यहाँ लाइन आता तो थीटा का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता, एलिमेंट और दूर काटते
तो थीटा और बढ़ जाता है। यानी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके साथ, तो थीटा के साथ, क्योंकि आपको एक्स तो आपने एक्स तो लाया, लेकिन अब डीएक्स की बारी है, डीएक्स भी हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स को डीएक्स बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हमें देखना होगा कि एक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, तो थीटा के साथ वेरी कर रहा है। तो एक्स को हमने थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर डाला। तो इस साइड हमने डी बाई थीटा यूज किया, डी बाई डी थीटा यूज किया, तो इस साइड भी हमने डी बाई डी थीटा यूज किया। दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया किसके साथ, तो थीटा के रिस्पेक्ट के साथ। क्यों किया, क्योंकि थीटा के साथ एक्स वेरी कर रहा है। अब आप देखो यहां डी एक्स बाई डी थीटा रहा, यहां आर चूंकि कांस्टेंट है, आर नहीं बदलेगा, आर बाहर चला गया, तो क्या बचा, डी टैन थीटा बाई डी थीटा। अब टैन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा को आप इस साइड ले आओ, तो डी एक्स कितना बन गया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम लोग फिर से यहां पे अब देखेंगे इस इक्वेशन को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डी एक्स इन एबव इक्वेशन। हमने एक्स भी निकाल लिया है और dx भी निकाल लिया है। x और dx का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। dx के जगह हमने क्या लिखा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x के जगह हमने लिखा r tan थीटा। चूंकि x है r tan थीटा, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, उसके पावर में क्या है, 3/2 है। तो आप x और dx का वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद क्या करो, अब देखो यहां कि एक r यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, लैम्डा भी बाहर चला जाएगा, r इंटू आर क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया, लैम्डा बाहर चला गया। अब ऊपर क्या बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर क्यू बचेगा, तो आर क्यू बच गया। अब यहाँ बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 करोगे तो 2 कट जाएगा, तो सेक क्यू थीटा बचेगा। तो फाइनली हमारे पास नीचे कितना आया, तो आर क्यू सेक क्यू थीटा आ गया। आर स्क्वायर से आर क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक आर बचेगा, ऊपर लैम्डा बचेगा, के बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यू थीटा कटेगा, तो 1 बाई सेक थीटा बचेगा, और 1 बाई सेक थीटा होता है कॉस थीटा। तो अब हमारे पास आ गया कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा जो हमारे पास आ गया है, तो 2k लैम्डा बाई आर, और कॉस थीटा डी थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि अब यही एक वेरिएबल हमारे पास रहा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो आप लोग यहां ध्यान से देखें। अगर हम एलिमेंट यहां काटते, एकदम सेंटर पे काटते, तो थीटा 0 डिग्री हो जाता, और इस एलिमेंट को बढ़ाते 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 अप टू इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो थीटा बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 90 डिग्री तक। और इधर भी वही चीज होगा, अगर इस एलिमेंट को यहां काटते तो थीटा 0 डिग्री हो जाता, और इधर ले जाते आप बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर तक ले जाते, तो थीटा बढ़ते 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 कितना होता, तो यहां तक पहुंच जाता, थीटा 90 डिग्री हो जाता, और यहां से भी यहां तक आ जाता, 90 डिग्री हो जाता। क्योंकि आप इस एलिमेंट को यहां काटोगे, अगर यहां काटते तो थीटा इतना बड़ा हो जाता, आप देखिए थीटा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता, और दूर तक, चूंकि ये इनफाइनाइट लाइंस है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए कहीं भी आपकी थीटा अगर काटोगे तो ये थीटा मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो 90 डिग्री तक। तो आप थीटा का वैल्यू कहां से कहां कन्वर्ट करोगे, पुट करोगे, तो थीटा इक्वल्स टू 0 to 90। लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज 90। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा हो गया, कहां से कहां, तो 0 से 90 डिग्री हो गया। 2k लैम्डा बाई आर हमारे पास है, साइन 90 डिग्री पहले हम लोग यूज करेंगे, फिर साइन 0 डिग्री यूज करेंगे, बीच में माइनस लेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट की बात होती है। उसके बाद फिर सब हमारे पास साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, कितना, 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब 2 हमारे पास है, k को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, लैम्डा बाई आर। अब देखो 2 से ये 4 कटेगा, तो कितना बार कटेगा, 2 बार। ऊपर कितना हुआ, लैम्डा, नीचे आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस 2 से आप इस 4 को काटो 2 टाइम्स, ये हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ गए। गॉस थ्योरम से भी हम लोग यही रिजल्ट प्राप्त करते थे, और कूलॉम्स लॉ से भी हम लोग यही रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आपको क्लास 12th में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप में पूछता है, कभी कभी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज विदाउट यूजिंग गॉस लॉ और
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। तो आप लोग सब समझ गए। थैंक यू।